नमस्कार, क्या हालचाल है प्यारे बच्चों। तो जैसे जैसे नीट नज़दीक आ रहा है तो आप अपनी स्पीड बढ़ा दीजिए पढ़ने की, रिवीजन करने की और मेहनत करने की। मैं आपके साथ नीट के लास्ट दिन तक खड़ा हूं। तो बच्चों, हम लोग रिवीजन कर रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और जीओसी का एक पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, क्योंकि जीओसी काफ़ी बड़ा चैप्टर है। तो इस बड़े चैप्टर को मैं फ्रैक्शन में अपलोड कर रहा हूं। तो आज कोशिश करूंगा कि पूरा के पूरा जीओसी मैं आपको कंप्लीट करवा दूं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो बच्चों, जीओसी पार्ट 1 में हमने काफी सारी चीजें कवर कर ली थी। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, कार्बोकेटाइन, कार्बेनाइन और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई, टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो गया, थोड़ा बहुत आईपीएससी हमने कवर कर लिया था, है ना। तो ये सारी चीजें कवर हो गई थी। तो जीओसी के सेकंड पार्ट में हम दो चीजें कवर करेंगे। एक तो मेथड्स ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कंपाउंड और दूसरा एलिमेंटल एनालिसिस, जिसमें क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव दो तरह का एनालिसिस होने वाला है। तो चलिए पहले बात करते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, है ना। तो कौन कौन से मेथड है ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्यूरिफाई करने के। तो बच्चों, सबसे पहला मेथड हमारे पास आता है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। दूसरा मेथड आता है हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन। तीसरा मेथड आता है हमारे पास डिस्टिलेशन। चौथा होता है डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन और लास्ट आता है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है बच्चों, तो ये 5 मेथड है और इनकी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताते जाऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन वो फिनोमिना होता है जिसमें किसी सॉलिड को हीट करने पर वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और वेपर को कूल करे तो डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, यानी बीच में लिक्विड बनता ही नहीं है। तो ऐसे सब्सटेंस को प्यूरिफाई करने के लिए जिनमें सब्लिमेशन फिनोमिना शो होता है तो उनको सब्लिमेशन के थ्रू हम प्यूरिफाई करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, कौन कौन से सब्सटेंस है जो सब्लिमेशन फिनोमेना शो करते हैं। तो बच्चों, एक तो होता है ड्राई आइस यानी सॉलिड CO2, ठीक है। अच्छा, दूसरा होता है आयोडीन के क्रिस्टल, तीसरा होता है अमोनियम क्लोराइड, चौथा होता है कैम्फर और पांचवा होता है नेप्थलीन। तो ये 5 कंपाउंड सब्लिमेशन फिनोमेना के थ्रू प्यूरिफाई किए जाते हैं। तो एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया सब्लिमेशन, है ना, इतना ही ध्यान रखना। उसके बाद है क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन उस प्रिंसिपल पे काम करता है जहां पर किसी सब्सटेंस की और उसकी इंप्योरिटी की सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस होता है। सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस होता है सब्सटेंस की और इंप्योरिटी की, तब हम क्रिस्टलाइजेशन फिनोमेना अप्लाई करते हैं। तो बच्चों, क्रिस्टलाइजेशन में होता क्या है कि सबसे पहले हमें वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको हमें प्यूरिफाई करना है, जिसके अंदर इंप्योरिटीज है, उसका हम एक सैचुरेटेड सोल्यूशन बनाते हैं। तो हीट करो और सॉल्युबिलिटी को काफी बढ़ा दो। उसके बाद जो सोल्यूशन बन जाता है सैचुरेटेड सोल्यूशन, तो उसको कूल करते हैं। तो जब हम कूल करते हैं तो सब्सटेंस और इंप्योरिटीज दोनों की सॉल्युबिलिटी में डिफरेंस होने की वजह से एक के क्रिस्टल जल्दी बनेंगे और एक के क्रिस्टल बाद में बनेंगे। तो जिसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा है वो सॉल्यूशन में रहने वाला है और जिसकी सॉल्युबिलिटी कम है वो क्रिस्टल बनके सॉल्यूशन से बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्रिस्टलाइजेशन मेथड से सॉल्युबिलिटी के बेसिस पर इंप्योरिटीज को, ऑर्गेनिक कंपाउंड को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो जो क्रिस्टलाइजेशन फिनोमेना है वो मोस्टली सॉलिड कंपाउंड के लिए अप्लाई किया जाता है। क्लियर, ये भी हो गया। उसके बाद है डिस्टिलेशन। तो बच्चों, डिस्टिलेशन का मतलब क्या होता है कि किसी लिक्विड को हीट करके पहले वेपर में कन्वर्ट करना और उसके बाद उस वेपर को कंडेंस करना, कूल करना और दोबारा से लिक्विड बना देना। इट इज कॉल्ड डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन मोस्टली लिक्विड कंपाउंड के लिए यूज किया जाता है और डिस्टिलेशन में उन लिक्विड्स को हम सेपरेट करते हैं जिनके बीच बॉइलिंग पॉइंट का कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, चाहे थोड़ा डिफरेंस हो चाहे ज्यादा डिफरेंस हो। किसमें? बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस की वजह से हम डिस्टिलेशन फिनोमेना अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट आपको याद रखना है। अब जो डिस्टिलेशन मेथड है वो कई तरह का होता है। पहले डिस्टिलेशन पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो, तो डिस्टिलेशन में बच्चों सबसे पहले आता है सिंपल डिस्टिलेशन।
सिंपल डिस्टिलेशन। तो सिंपल डिस्टिलेशन में क्या होता है, ऐसे लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच काफी डिफरेंस होता है उनको हम सिंपल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट करते हैं। ठीक, तो डिस्टिलेशन असेंबली होती है जिसमें एक राउंड बॉटम फ्लास्क होता है और एक कंडेंसर होता है और एक रिसीवर होता है, 3 चीजें होती है। तो राउंड बॉटम फ्लास्क में हम उन लिक्विड को रखते हैं जिनके बीच बॉइलिंग पॉइंट का काफी डिफरेंस होता है। और सिंपल डिस्टिलेशन के लिए एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन। तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 374 केल्विन और 343 केल्विन और 474 केल्विन। ठीक, इतना डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट का। तो जब दोनों लिक्विड को हम हीट करेंगे तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले इवेपोराइज हो जाएगा और कंडेंस होकर दूसरी साइड आ जाएगा, और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा वो उसी राउंड बॉटम फ्लास्क में रहने वाला था। इस तरह से हम दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस की वजह से सिंपल डिस्टिलेशन टेक्निक से दोनों को अलग कर सकते हैं। एग्जांपल याद रखना है, क्लोरोफॉर्म एंड एनिलीन। समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये छोटी छोटी चीजें ही आपको नोट करनी है। दूसरा मेथड है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, अच्छा, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक कॉलम हम इसमें इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। तो दोनों चीजें सेम है, सिंपल डिस्टिलेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। लेकिन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में एक चीज हमने क्या की, एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम लगा दिया। दूसरी चीज, ऐसे लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम होता है उनको हम फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट करते हैं। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल, तो बच्चों जो क्रूड ऑयल होता है उससे जितने भी पेट्रोलियम प्रोडक्ट हम निकालते हैं उनको हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से मेथड से ही प्यूरिफाई करते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, एविएशन टरबाइन फ्यूल हो गया, और ये क्या नाम है इसका, कैरोसिन हो गया, और भी सारे कुछ ऑयल्स होते हैं। तो वो सारे क्रूड ऑयल में प्रेजेंट होते हैं और सबके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस कम होता है। तो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम हम लगाते हैं, आसानी से उनको सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब इसका प्रिंसिपल क्या है? तो बच्चों जो फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है ना, वो इस तरह का एक कॉलम होता है और इसमें कई सारे इस तरह के बैरियर लगे होते हैं, बैरियर, और ऊपर जो है ये राउंड बॉटम फ्लास्क से इस तरह से कनेक्ट होता है, थोड़ा सा असेंबली में डिफरेंस होता है। तो ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम है। तो यहां आपने वो 2 लिक्विड भरे जिनके बॉइलिंग पॉइंट में कम डिफरेंस होता है। तो जब आप इसको हीट करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट में कम डिफरेंस होने की वजह से दोनों की वेपर बनेगी। तो जब दोनों की वेपर जो है इन बैरियर से टकराएंगी तो बच्चों वो लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है और जिसका वेपर प्रेशर कम है, तो वो जो है यहां पर जल्दी कंडेंस होगा एज कंपेयर टू दोज लिक्विड हैविंग हाई वेपर प्रेशर। तो जब ये वेपर ऊपर जाती जाएंगी तो बच्चों यहां पर पहुंचते पहुंचते केवल उसी लिक्विड की वेपर रहेंगी जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि वेपर प्रेशर ज्यादा होने की वजह से ये वो लिक्विड उस बैरियर को पार कर जाएगा। तो धीरे धीरे जब हम ऊपर देखेंगे तो उस लिक्विड की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है। तो कम वेपर प्रेशर वाला जो है धीरे धीरे नीचे कंडेंस होके यहां पर आता रहेगा और ज्यादा वेपर प्रेशर वाला ऊपर रहेगा। तो उसके बाद जो है ये एक लिक्विड जो है आराम से कंडेंस होके रिसीवर में कलेक्ट हो सकता है जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, यानी बॉइलिंग पॉइंट कम है। तो ये जो बैरियर है ना, वो क्या करते हैं, वेपर प्रेशर में डिफरेंस होने की वजह से ही एक लिक्विड को नीचे धकेलते हैं और दूसरे लिक्विड को पास करते रहते हैं। क्लियर? अब देखो ये जो बैरियर हैं ये जो है एक साइट का काम करते हैं। उस साइट में वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों होते रहे, वेपोराइजेशन कंडेंसेशन, वेपोराइजेशन कंडेंसेशन। क्लियर? अच्छा, अब ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर एक वो साइट जहां पर वेपोराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों होते हैं, इट इज कॉल्ड अ थ्योरेटिकल प्लेट। यानी एक बैरियर एक थ्योरेटिकल प्लेट की तरह काम करता है और फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर कई सारे थ्योरेटिकल प्लेट होंगी। तो जितनी ज्यादा इसके अंदर थ्योरेटिकल प्लेट होंगी सेपरेशन उतना बेटर होगा। तो यही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल है। क्लियर? उसके बाद जो तीसरे तरह का डिस्टिलेशन होता है उसको हम बोलते हैं वैक्यूम डिस्टिलेशन। वैक्यूम डिस्टिलेशन या डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। तो बच्चों इसमें ऐसे लिक्विड को सेपरेट किया जाता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है और जो अपने बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचते पहुंचते डिग्रेड हो जाता है। तो ऐसा लिक्विड हमारे पास है ग्लिसरीन। कौन सा है बच्चों? ग्लिसरीन। ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल या 1,2,3 प्रोपेन ट्राइऑल, तीनों एक ही कंपाउंड के नाम होते हैं, याद रखना ग्लिसरीन, है ना।
तो बच्चों आपको मालूम है, तो किसी भी लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो टेम्परेचर होता है जहां पर उसका वेपर प्रेशर और उसके बाहर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इक्वल हो जाए। इक्वल करने हमें टेम्परेचर बढ़ाकर। तो अगर हम किसी लिक्विड के बाहर का जो प्रेशर है वो कम कर दें तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। तो इसमें क्या करते हैं बच्चों, वैक्यूम अप्लाई करते हैं। तो जो लिक्विड हमने वहां पर सेपरेशन के लिए रखा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। तो अब अपने ओरिजिनल बॉइलिंग पॉइंट से पहले ही बॉयल होकर सेपरेट हो जाएगा। तो डिग्रेडेशन भी बच गया और जो हाई बॉइलिंग पॉइंट में हम टेम्परेचर यूज कर रहे थे वो भी बच गया। तो ग्लिसरीन इस तरह का फिनोमेना शो करता है। उसके बाद आता है बच्चों स्टीम डिस्टिलेशन। स्टीम डिस्टिलेशन है ना। तो बच्चों स्टीम डिस्टिलेशन में उन कंपाउंड को सेपरेट किया जाता है जो वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं या इमिसिबल होते हैं, लेकिन वाटर की वेपर के साथ वेपोराइज हो जाते हैं, उसमें आराम से वोलेटाइल कंपोनेंट बनाते हैं। तो यहां पर क्या करते हैं हम, एक ऐसा कंपाउंड है जिसको हम स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट आउट करते हैं, उसका नाम है एनिलीन। तो बच्चों जब एनिलीन किसी और कंपोनेंट के साथ मिक्सचर में होता है तो हम क्या करते हैं, उसमें स्टीम प्रोवाइड करवाते हैं। तो जो एनिलीन है वो स्टीम के साथ जब मिलता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है कम हो जाता है, तो वो आराम से स्टीम के साथ वोलेटाइल होकर वेपर में आ जाता है और उसके बाद उसको हम कंडेंस करते हैं तो वाटर बन जाता है। तो एक तो वाटर क्लियर हो गए, दूसरे एनिलीन क्लियर हो गए, क्योंकि वाटर में वो इनसॉल्युबल है लेकिन वेपर में वोलेटाइल है। तो इस तरह से हम स्टीम डिस्टिलेशन का यूज करते हैं। तो सिंपल, फ्रैक्शनल, वैक्यूम और स्टीम डिस्टिलेशन, इन चारों के प्रिंसिपल आपको याद रखने हैं। ठीक, चलो ये हो गया। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन। तो बच्चों डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसके एक्वस सॉल्यूशन से सेपरेट करने के काम आता है। मान लिया जाए कि आपके पास इस तरह का एक कोई एपरेटस है जिसको हम बोलते हैं सेपरेटिंग फनल, है ना, सेपरेटिंग फनल, और इसके अंदर जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड है और प्लस वाटर है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक तीसरा कंपोनेंट सी ऐड करते हैं। सी की खास बात यह है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ तो सॉल्युबल है लेकिन इसके साथ सॉल्युबल नहीं है। तो जब इसमें जाता है और इसको शेक करते हैं तो पूरा के पूरा ऑर्गेनिक कंपाउंड किसमें सॉल्युबल जाता है, उस तीसरे कंपोनेंट में, है ना। तो वाटर की लेयर और इन दोनों की लेयर अलग हो जाती है। तो इस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसके एक्वस सॉल्यूशन से अलग करते हैं बाय डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन मेथड। क्लियर। अब आता है क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी थोड़ा सा लेंथी है और इसमें कई सारे टर्मिनोलॉजी है जिसको हमें समझना है। तो बच्चों देखिए क्रोमेटोग्राफी का क्या कंसेप्ट है। ये जो क्रोमेटोग्राफी है ये एक तो मॉडर्न टेक्निक है सेपरेशन की, डिटेक्शन की एंड प्यूरिफिकेशन की। तीनों चीजें होती है, सेपरेशन, डिटेक्शन एज वेल एज प्यूरिफिकेशन। ठीक। तो बच्चों अब हमारे पास लास्ट मेथड है क्रोमेटोग्राफी। अब देखिए क्रोमेटोग्राफी थोड़ा लेंथी टॉपिक है, इनसे कुछ ज्यादा इसमें टाइम लगेगा। तो बच्चों क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है कि एक मीडियम होता है। अब ये मीडियम लिक्विड भी हो सकता है और सॉलिड भी हो सकता है। दिस इज ए मीडियम, और इस मीडियम से आप कुछ लिक्विड को पास करवा रहे हैं यहां से, है ना, इट्स ए लिक्विड। अब इस लिक्विड में आपके कुछ कंपोनेंट है जिनको आपको सेपरेट करना होता है। तो इस लिक्विड में ये सारे कंपोनेंट डिसॉल्व है एबीसी, और ये इस मीडियम की तरफ जा रहे हैं। तो बच्चों जब ये एबीसी इस मीडियम से पास आउट होंगे, इस मीडियम की तरफ जाएंगे, तो ए और बी और सी इस मीडियम के साथ कुछ इंटरेक्शन करेंगे। तो इंटरेक्शन करने की वजह से इनके मूवमेंट में डिफरेंट आ जाएगा। अगर इंटरेक्शन ज्यादा होगा तो ये स्लो हो जाएगा और इंटरेक्शन कम होगा तो ये फास्ट हो जाएगा। तो बोलने का मतलब है कि इनके बीच अब एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगी, और जब ये बाहर निकलेंगे तो अलग अलग टाइम फ्रेम पे बाहर निकलेंगे। तो इनको हम सेपरेट भी कर सकते हैं और इनको हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं। तो यही जो है क्रोमेटोग्राफी का प्रिंसिपल है। तो बोलने का मतलब है कि डिफरेंशियल मूवमेंट ऑफ ए कंपोनेंट थ्रू ए पोरस मीडियम इज द प्रिंसिपल ऑफ क्रोमेटोग्राफी। अच्छा, अब जो क्रोमेटोग्राफी है वो दो टाइप की होती है।
क्रोमेटोग्राफी, देयर आर टू टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी। एक होती है एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और बच्चों दूसरी होती है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में जो है दो फेज होती है, एक होती है सॉलिड फेज और दूसरी होती है लिक्विड फेज या मोबाइल फेज, इसको बोलते हैं मोबाइल फेज, मोबाइल फेज। तो ये जो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है इसको हम सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी बोल सकते हैं, क्योंकि एक फेज सॉलिड है और दूसरी फेज लिक्विड है। जबकि जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है उसमें दोनों फेज लिक्विड होते हैं, लिक्विड एंड लिक्विड दोनों फेज, तो इसीलिए इसको हम लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं। अब यहां पर जो दो फेज हैं, एक सॉलिड है तो सॉलिड फेज को हम बोलते हैं स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी फेज, और जो लिक्विड फेज है उसको हम बोलते हैं मोबाइल फेज, है ना। अब जो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में है उसमें जो सॉलिड फेज है उसमें दो कंपोनेंट यूज होते हैं, एक होता है सिलिका जेल, सिलिका जेल, और दूसरा होता है बच्चों एल्यूमिना, ये याद रखना है ना। तो ये सॉलिड में दोनों एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी में जो सॉलिड फेज है उसमें ये इन दोनों का यूज होता है। क्लियर। अब पहले बात करते हैं कि एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। तो एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी अगेन दो टाइप की होती है, एक होती है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, और दूसरी होती है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। क्लियर। अब बच्चों देखो दोनों में क्या डिफरेंस है। तो इसमें कॉलम का यूज होता है और इसमें ग्लास की एक प्लेट होती है, उसके ऊपर स्टेशनरी फेज को एक थिन लेयर के फॉर्म में लगाया जाता है। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी में एक कॉलम होता है जिसके अंदर ये जो सॉलिड फेज है उसको एक पोरस मीडियम की तरह फिलअप किया जाता है, इसके अंदर सॉलिड होगा, है ना। और जो लिक्विड है वो मोबाइल फेज की तरह यहां पर हम इसके ऊपर डालते हैं। तो इस मोबाइल फेज में आपके जो भी कंपोनेंट आपको सेपरेट करने हैं उनको डिसॉल्व किया जाता है, और जब ये ए बी सी इस सॉलिड फेज में आते हैं तो इस सॉलिड और इन लिक्विड के बीच में एड्जॉर्प्शन फिनोमेना होता है, यानी उसकी सरफेस पर वो एड्जॉर्ब होंगे। तो जिसकी एड्जॉर्बेंसी ज्यादा होगी वो ऊपर ही रहेगा, जिसकी एड्जॉर्बेंसी थोड़ी सी कम होगी वो नीचे आएगा, और जिसकी एड्जॉर्बेंसी सबसे कम होगी वो सबसे नीचे आएगा। तो ये एड्जॉर्प्शन फिनोमेना के बेसिस पर हम जो है इन कंपोनेंट को अलग कर सकते हैं ऑन कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो बच्चों लिक्विड को हम यहां से ढालते रहेंगे और ये धीरे 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 नीचे खिसकते रहेंगे, तो पहले वो कंपोनेंट बाहर निकलेगा जिसकी एड्जॉर्बेंसी सबसे कम है, फिर इसी तरह से एड्जॉर्बेंसी के बेसिस पर कंपोनेंट बाहर निकलते रहेंगे, तो इनको हम इस तरह से सेपरेट आउट कर सकते हैं। दूसरी बात टीएलसी की। तो बच्चों टीएलसी में क्या होता है, एक ग्लास प्लेट को हम लेते हैं और इस ग्लास प्लेट के ऊपर जो है सॉलिड फेज को इस तरह से हम इसमें लेयर के फॉर्म में लगा देते हैं, और लगाने के अलग अलग मेथड होते हैं। तो यानी इस ग्लास प्लेट के ऊपर हमारा क्या चिपक गया, सॉलिड चिपक गया। अब इस ग्लास प्लेट को एक कंटेनर में रखा जाता है जिसके नीचे लिक्विड भरा होता है, इसको टच करते हैं लिक्विड में, ठीक। तो ये हो गई हमारी लिक्विड फेज यानी मोबाइल फेज, ये हो गई हमारी सॉलिड फेज यानी स्टेशनरी फेज। अब हमें जिस कंपोनेंट को सेपरेट करना होता है उसको हम जो है यहां पर एक डॉट के फॉर्म में लगाते हैं। क्लियर। अब इस डॉट के अंदर तीन कंपोनेंट है ए बी सी, और जब ये लिक्विड जो है ऊपर जो है इसको गीला करते हुए ऊपर जाएगा यानी रन करेगा, तो साथ में इसके अंदर जो सॉलिड कंपोनेंट है वो भी रन करेंगे ऐसे। तो मान लीजिए ए यहां पहुंचा, फिर बी यहां पहुंचा, फिर सी यहां पहुंचा। अब ए बी और सी में डिफरेंस क्यों है, क्योंकि सॉलिड के लिए इनकी एड्जॉर्बेंसी अलग अलग है, जो ज्यादा एड्जॉर्ब होगा वो नीचे रहेगा, जो कम एड्जॉर्ब होगा वो ऊपर रहेगा। तो एड्जॉर्बेंसी के बेसिस पर इन तीनों के डिस्टेंस में डिफरेंस आ जाता है। अब यहां पर हमारे पास दो डिस्टेंस है, एक ए वाली डिस्टेंस और एक सॉल्यूट की डिस्टेंस, यानी सॉल्यूट यहां से यहां गया तो हर सॉल्यूट के लिए ये डिस्टेंस अलग होगी, लेकिन सॉल्वेंट की डिस्टेंस सबके लिए एक होगी। सॉल्वेंट को हमें यहां से रन करवाना है और यहां तक करवाना है, तो सॉल्वेंट की डिस्टेंस को हम y मान लेते हैं और सॉल्यूट की डिस्टेंस को हम x मान लेते हैं। तो x हर सॉल्यूट के लिए अलग अलग होगा। तो बच्चों यहां पर हम एक चीज निकालते हैं जिसको हम बोलते हैं आरएफ वैल्यू। आरएफ वैल्यू का मतलब होता है रिटेंशन फैक्टर। तो आरएफ वैल्यू का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट x बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट यानी y। तो
जो x है वो डिस्टेंस अलग अलग होगी हर किसी सॉल्यूट के लिए, और y सबके लिए एक जैसा होगा। तो बच्चों RF वैल्यू हर किसी कंपोनेंट की फिक्स होती है, तो इस RF वैल्यू को हम रेफरेंस RF वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कौन सा सॉल्यूट वहां पर प्रेजेंट था। दूसरी चीज, अगर सॉल्यूट यहां पर कलर होता है तो कलर के हिसाब से हम आराम से उसको डिटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई सॉल्यूट कलरलेस हो तो कई सारे ऐसी टेक्निक है उसको कलर किया जाता है, यानी उसको कलरलेस को कलर में हम कन्वर्ट करते हैं। जैसे अगर अमीनो एसिड हो तो उसके लिए निन हाइड्रीन सोल्यूशन का यूज किया जाता है, क्योंकि अमीनो एसिड निन हाइड्रीन सोल्यूशन में कलर देते हैं। अगर मान लिया जाए कि कोई ऐसा कंपोनेंट है जो स्टार्च के साथ, सॉरी, जो आयोडीन के साथ कलर देता है, जैसे स्टार्च आयोडीन के साथ कलर देता है तो आयोडीन का यूज किया जाता है। कई बार जो है यूवी लाइट का भी यूज कर देते हैं उन कलरलेस को कलर बनाने के लिए। तो यूवी लाइट, आयोडीन क्रिस्टल और निन हाइड्रीन सोल्यूशन का यूज किया जाता है कंपोनेंट को डिटेक्ट करने के लिए। तो ये हो गया बच्चों कॉलम एंड टीएलसी। अब बात करते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी है ना बच्चों, तो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी में दोनों फेज लिक्विड होती हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, एक पेपर लेते हैं और इस पेपर के अंदर जो है लिक्विड को ट्रैप करवाते हैं। तो कुछ टेक्निक है जिसके थ्रू जो है इसके अंदर लिक्विड ट्रैप होता है, इट इज अ लिक्विड। तो जो लिक्विड है वो सॉलिड के अंदर ट्रैप है, इसका मतलब जो है ये स्टेशनरी फेज की तरह काम कर रहा है। और सेम टू सेम कंसेप्ट हम टीएलसी का इसमें लगाते हैं। नीचे जो है एक लिक्विड हम लेते हैं इस तरह से, तो ये मोबाइल फेज हो गई, और इस पेपर के अंदर जो स्टेशनरी फेज है वो भी लिक्विड है, इसीलिए हम इसको लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। जिस सैंपल को हमें रन करवाना होता है उसका हम डॉट लगाते हैं और ये लिक्विड धीरे धीरे ऊपर निकलता है। तो इस सैंपल के अंदर ए कंपोनेंट यहां पहुंचा, बी कंपोनेंट यहां पहुंचा, सी कंपोनेंट यहां पहुंचा, तो इनकी डिस्टेंस को हम मेजर करके और आरएफ वैल्यू हर किसी कंपोनेंट के लिए नोट करते हैं। तो बच्चों यही पूरा हमारे पास क्रोमेटोग्राफी का कंसेप्ट है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्रोमेटोग्राफी कितने टाइप की होती है, कौन सी क्रोमेटोग्राफी में कौन सी फेज स्टेशनरी है, कौन सी फेज मोबाइल फेज है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास पूरा के पूरा प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बच्चों इसके साथ में एक नया वीडियो ऐड कर रहा हूं, या मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा डिटेक्शन ऑफ एलिमेंट, उसमें क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव आएगा। तब तक आप ये वीडियो देखिए।